होते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट सेकेंड हाफ तक मिड डे तक आपको रिकवरी दिखी, आपको लगा शायद यहाँ लॉन्ग्स इनिशिएट होंगे, लेकिन कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स, न्यूज स्पेस पॉकेट्स में ही आपको आज क्लियरली मोमेंटम सस्टेन्ड होते हुए दिखाई दे। इसके ऑपोजिट आप देखें तो मेटल्स हो, ऑयल एंड गैस हो, PSU सारी सरकारी कंपनी, चाहे पावर रिलेटेड हो, माइनिंग रिलेटेड हो, इन सब में आपको कहीं ना कहीं दबाव दिखाई दिया। IT पैक दबाव में, लार्ज कैप IT पैक दबाव में दिखा, हल्की मिड कैप IT में आपको कल से ही एक बाउंस बैक दिख रहा है। बड़े हैवी वेट्स लाइक रिलायंस, इन्होंने प्रेशर माउंट किया। सो कहीं से भी आपको ये रिस्पाइट नहीं दिखा, सिलेक्टिव पॉकेट्स में आपको आज एक्शन दिखा। और बड़े डिसीजन FOMC की मीट से पहले, उससे पहले बाजार में एक बड़ा मूव या वन साइडेड डायरेक्शन मिसिंग दिखाई दिए। गेनर्स कौन से थे आज बाजार में? गेनर्स वो थे जिन्होंने बड़े शॉट्स बने थे 2 दिन पहले, लाइक बजाज ट्विंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस। ऑटो पैक ने अपनी पूरी रेजिलेंस दिखाई है। जब से हम देख रहे हैं कमोडिटी के प्राइस कूल ऑफ हुए हैं, क्योंकि कमोडिटी कंज्यूमर है, रॉ मटेरियल यूज होता है गाड़ियां बनाने में, इसलिए हमने ऑटो पैक को देखा और कैपेक्स की अनाउंसमेंट है, इनके लिए हेडविंड्स अब टेलविंड्स हो गए हैं। ये बड़े ट्रिगर्स हैं जिसके चलते ऑटो पैक लगातार आप ट्रेंड में देख रहे हैं। आज के दिन भी ऑटो पैक में आपको वीकनेस नहीं दिखी, आपको इनफैक्ट टाटा मोटर्स जैसे काउंटर गेनर्स दिखाई दिए, हीरो मोटर कॉर्प इनमें गेनर्स दिखाई दिए। फार्मा के कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स प्रेशर था, बीटन डाउन हो गए थे डिविस लैब जैसे काउंटर्स, और उसके अलावा थोड़ा सा बाजार डिफेंसिव मोड में भी दिखा, तो ये आपको गेनर्स के तौर पर दिखाई दिए। FNO में या फिर आप कुछ पर्टिकुलर थीम्स की अगर हम यहाँ बात करें तो कौन से वो स्टॉक्स थे जहाँ पर आपको एक्शन दिखा? गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स, MGL, IGL, इसके अलावा गुजरात गैस, इन सब में स्पेस काउंटर्स में आपको तेजी दिखाई दी क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइसेस कूल ऑफ हुए हैं। यहाँ आपको तेजी दिखी। स्पेशलिटी केमिकल में आपको तेजी दिखाई दी। आपको टेक्सटाइल स्पेस के काउंटर्स में अच्छी मूव दिखाई दी। रेमेंट जैसे काउंटर, ट्रेंट हो गया, आदित्य बिरला फैशन, ये सारे काउंटर्स हैं जहाँ पर तेजी। कैपिटल गुड्स का थीम अच्छे से बाजार में प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया। तो सिलेक्टिव पॉकेट और बाजार में एक लार्ज कैप स्पेस में हेवी पॉकेट्स लाइक IT हो, मेटल हो, बैंक्स हो, यहाँ पर एक्शन नहीं दिखा क्योंकि बाजार बड़े FOMC मीट डिसीजन पर डिपेंडेंट है टू टेक अनदर डायरेक्शन। चलिए, तो ये था बाजार में आज का कारोबार। लेकिन महंगाई की मार से अमेरिका ही नहीं, हर देश बेहाल है। यूक्रेन और रूस युद्ध ने इसे और बढ़ाने का काम किया है। महंगाई के मुद्दे पर HUL के CEO और MD संजीव मेहता से हमारी सहयोगी नयनतारा राय ने खास बातचीत की है। बढ़ती महंगाई को लेकर कंपनी की आखिर क्या तैयारियां हैं, आइए सुनते हैं। You're talking about India's largest consumer goods company. आप फिक्की के प्रेसिडेंट भी हैं, आपको तो पल्स है मार्केट में क्या हो रहा है। ये जो महंगाई जो हम देख रहे हैं उसका अभी तक क्या क्या असर पड़ा है? आप देख रहे हैं वॉल्यूम ड्रॉप्स, लोग कम शॉपिंग कर रहे हैं, और रूरल में क्या हो रहा है? यू नो नयनतारा, पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि ये जो इन्फ्लेशन हुआ है ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ है, ये पूरी दुनिया में हुआ है और इसके कई रीजंस हैं। एक तो पेंडेमिक के समय जो पूरी सप्लाई चेन थी वो डिसरप्ट हो गई, उसका इम्पैक्ट हुआ है। और फिर जो हम युद्ध देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, द जियोपॉलिटिकल इश्यू, उसका इम्पैक्ट हुआ है। और अभी हम ये भी देख रहे हैं कि और सप्लाई चेन में डिसरप्शंस हो रही हैं क्योंकि चाइना ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन किए हैं, क्योंकि वो लोग कोविड को, ज़ीरो कोविड पॉलिसी जो उनकी है उसे कंटेन करने के लिए। सो ये जो हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं ये पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में हुआ है। अमेरिका देखें, उनका करीबन इन्फ्लेशन 8% वो लोग बोल रहे हैं, और ये उन्होंने लास्ट 4 डेकेड में, 40 सालों में नहीं देखा था। सो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबसे पहले कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। बट ये ग्लोबल प्रॉब्लम को द क्वेश्चन जो आपके पास रहना चाहिए कि इसको हम देश कैसे कंटेन कर सकता है। या मतलब सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाइक से ही होगा? नहीं, इसमें कई चीज़ें होंगी। देखो, हमारे लिए 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं देश के लिए। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती जानी चाहिए, वी शुड नॉट स्टॉल, बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ से ही हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और आएंगी, कंट्री प्रोग्रेस करेगी, मोर पैसे आएंगे जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि जो इन्फ्लेशन है ये हमेशा गरीबों को ज़्यादा हर्ट करता है, तो इन्फ्लेशन को भी कंटेन करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको ये देखना होगा कि दोनों जो मॉनेटरी पॉलिसी है और फिस्कल पॉलिसी है, इन दोनों का रोल है। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी देखें कि ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक है ये इनएविटेबल है। अगर अमेरिका का फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा और अगर हमने नहीं किया हाइक,
एक तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कंटेन नहीं होगा, दूसरा सब पैसा वहाँ चला जाएगा। जा तो रही है ऑलरेडी सर। नहीं आप देख लीजिए कि हो क्या रहा है so one stock is market में। it has to be in tandem and you have to play that role, but ये भी रोल करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि ये जो प्लेन है ये रनवे में नहीं लैंड कर रहा है, ये टाइट रोप वॉक के ऊपर लैंड कर रहा है और दोनों साइड से विंड्स आ रही है। सो इट्स अ वेरी टफ एक्ट, ऑफ कोर्स, yeah, but we have to grow and we have to contain the inflation. The other bit is the fiscal policy. Fiscal policy का भी बहुत रोल है। अगर आप देखें जो अभी हमारी सरकार ने किया है कि फ्यूल प्राइस कम कर दिया, and I expect कि स्टेट गवर्नमेंट should also follow suit because then it will further lower the price. और इसका इम्पैक्ट हमने देखना शुरू किया। अगर आप लेटेस्ट मंथ की रीडिंग देखें तो जो रिटेल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है ये बढ़ा नहीं है, थोड़ा सा घटा है और इसका पूरा इम्पैक्ट जून में आएगा। सो ये भी, सो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का दोनों रोल है। द अदर इम्पॉर्टेंट बिट इज़, अगर आपको याद होगा जो पिछले बजट जो मैडम फिनेंस मिनिस्टर ने अनवेल किया था, उसमें वन ऑफ द की कंपोनेंट्स जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग था, 7.5 लाख करोड़। ये हमें स्टॉप नहीं करना चाहिए और इसको जितना फ्रंट लोड कर सकें उतना बेहतरीन रहेगा, बिकॉज इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इससे अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी हमें कि लोगों को एम्प्लॉय कर सकें। और हर देश कर रहा है, हर देश कर रहा है। And this will be able to cushion to some extent the impact of inflation. Yeah. So we have to, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे और इन्फ्लेशन कंटेन। और मैं जो आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप वर्ल्ड बैंक की असेसमेंट देखें, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में ग्रोथ रेट इस साल पिछले साल के कंपेयर से ग्रोथ रेट हाफ हो जाएगी। या लास्ट ईयर द वर्ल्ड ग्रू एट अबाउट 5.8 और समथिंग और 5.7, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट 2.9। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अभी भी असेस करें, इंडिया सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा, सबसे शानदार। या इट विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज एट अबव 7%। सो इससे ये भी इंडिकेट होता है कि institutions like World Bank, who have so much of information at their disposal, it's a kind of vote of confidence. It's a validation on the country. It's a validation. तो बिल्कुल validation, and that the country will keep growing. So yes. तो इसका मतलब ये क्या है कि जो हम आजकल जो हम बातचीत सुनते हैं, क्योंकि अगर हम पिछले 1 साल 2 साल की भी अगर हम ग्रोथ के बारे में बात करें, काफ़ी ग्रोथ भारत में हुई है, रूरल में हुई है। इस साल लग रहा है कि शायद मुश्किल है, महंगाई है, मॉनसून भी बेटर हुए शायद, लेकिन तब भी जो महंगाई है। So let me give flip side of that. Yeah, is because I always look at opportunities. जहाँ भी challenges होते हैं हमें opportunities आप हमेशा ग्लास को हाफ फुल देखते हैं। बिल्कुल, हमेशा देखना ही। होप एंड मैं तो बोलती ऑप्टिमिज्म, फुल देखिए सर, होप एंड ऑप्टिमिज्म तो रहना ही चाहिए। फुल ग्लास देखिए, हाफ क्यों सिर्फ? अगर आप ये देखें कि हमारे फार्मर्स का, if the output price grows at a rate faster than the input price, then it would help grow the farmer's income. So that's one. The second is ये वो भी मौका है कि हमारे farmers grow those products where the yield now will be much higher. So this requires a real-time information of what's happening of the prices, what's happening to the global food prices. अभी तो सबके दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन हाँ, but wheat की बात करो, राइस की बात करो, कॉफी की बात करो। But within that also there are some prices Nimbu, where you can get a better yield, a better realization. And the third important bit is, this is also a moment for us to focus on what can we do to improve the yield of our crops. Now, it is a reality कि जो इन्फ्लेशन हुआ है उससे जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो इम्पैक्ट हुई है। अगर आप FMCG देखें, FMCG इज़ not only a driver of growth but an indicator of economic health of the country and also the quality of life of people. तो अगर आप पूरा साल देखें तो अभी भी हेडलाइन ग्रोथ तो है ही बिकॉज ऑफ प्राइस ग्रोथ, पिछले क्वार्टर में तो प्रॉब्लम, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ सर्टनली इन रूरल इंडिया नेगेटिव हो गया। इसका मतलब यही है क्योंकि उनकी इनकम लिमिटेड है। अगर इनकम लिमिटेड है, अगर उतना ही खर्चा करना है उन्हें एक सर्टन प्रोडक्ट के लिए,
तो वो लोग वो खर्चा जब करेंगे तो उसमें उनको कम क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए वॉल्यूम हैज़ बीन इम्पैक्ट। जिसको हम अंग्रेजी में श्रिंकफ्लेशन बोलते हैं। श्रिंकफ्लेशन वो होता है कि वही पैक का प्राइस सेम रहे लेकिन क्वांटिटी कम कम मिले हो उसमें। जाए। हाँ जी, तो ये भी जो कम होता है, दिस यू कैन रिड्यूस इट ओनली अप टू अ पॉइंट। अगर उसके बाद आप और कम करते रहें तो प्रोडक्ट की एफिकेसी खत्म हो जाती है, सो यू कांट डू रिडक्शन बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। प्रैक्टिकल भी नहीं होगा ना, आप मुझे ये Practical नहीं भी बोल नहीं। सकते कि आप सिर्फ अपना आधा बाल धो या बिल्कुल सिर्फ सही। एक ही कपड़ा धो, बिल्कुल सही। वो तो प्रैक्टिकल भी नहीं होगा। तो आप तो कंपनियां करेंगी क्या? तो कंपनियां यही करती हैं कि एक तो हम लोग ट्राई करते हैं जहाँ तक हो सके एग्रेसिवली देखें कि कॉस्ट कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, कैसे वी कैन इंश्योर दैट द प्रोडक्ट सुपीरियॉरिटी डजंट गेट इम्पैक्टेड, yeah, but still you have to ensure that you can do it at a lower cost. The other thing we do is we try to look at bringing in the bridge pack. और bridge pack से ये होता है कि you don't go in for a large pack, but you go in for a pack with a higher price, but the value to the consumer is much more. So इससे win-win हो जाता है। और ये शुरुआत हो चुकी है? शुरुआत हम लोग ने शुरू कर दी है। We are looking at different categories to bring in the bridge packs. बाकी कंपनियां भी आपको कॉपी कर रही होंगी? देखो, हम मार्केट लीडर हैं तो ये तो होता ही है कि जो कई चीज़ें हम करते हैं दूसरे हमें एमुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। LIC के चेयरमैन MR कुमार का कहना है कि पॉलिसी होल्डर और शेयर होल्डर्स के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, साथ ही सभी को वैल्यू डिलीवर करने पर भी कंपनी का फोकस है। This will be true of any industry, especially of a financial sector, I believe. The balancing will be there. I mean, the basic issue will be that how fast we grow, whether it is on the businesses that policyholder like or businesses that the shareholder likes. Looking at the balancing part, I would say that we will continue to be very strong. We don't want to give up on our strength in par, which is what the policyholders will look for, the par policies. But we will, and we already started working on growing the non-par portfolio in a very big way. And that is something we will do over a period of time, medium term itself, which means that there's no question of balancing. It's a question of delivering value both to the policyholders and to the shareholders. People can say the timing was good or bad, but as you know, LIC itself is contrarian investor, so we don't look at the market being good or bad at any point of time. So I think it was a good time, and we did it. But now only time will tell how things shape up. But we're very positive about it. आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को हरी झंडी दे दी है और टेलीकॉम विभाग की ज़्यादातर सिफारिशों को मंजूरी भी मिल चुकी है। क्या है 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की पूरी डिटेल्स, हमारे सहयोगी दानिश आनंद बता रहे हैं। देखिए, एक मेजर डेवलपमेंट में यूनियन कैबिनेट मीटिंग जो कल पीएम मोदी ने चेयर करी थी, कैबिनेट ने डीओटी के 5G ऑक्शन के प्रपोजल को अनुमति दे दी है। कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिया है उसके मुताबिक इन टोटल 72,000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ऑक्शन के लिए अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो होल्ड किया जाएगा वो लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड में किया जाएगा। इसके अलावा अब 20 साल का टाइम पीरियड दिया जाएगा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उन अपने जो भी उन्होंने बिड करा है स्पेक्ट्रम को यूज़ करने का। डीओटी ने जो अपना प्रपोजल भेजा था उसमें 30 साल का टाइम सजेस्ट किया था, लेकिन कैबिनेट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सिर्फ 20 साल का समय दिया है स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करने का। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट आती है प्राइवेट 5G नेटवर्क को लेकर, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को अनुमति दे दी है कि वो भी स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में हिस्सा ले सकेंगे और अपना खुद एक 5G प्राइवेट नेटवर्क बना पाएंगे। और ये जो इशू था, ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स नहीं चाहते थे कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस को अलाउ किया जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो कैबिनेट ने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी अलाउ कर दिया है। तो अगर हम देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको 20 साल का समय दिया जाएगा जो भी उन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा है उसकी पेमेंट्स करने के लिए, और 10 साल के बाद जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो अपने स्पेक्ट्रम को सरेंडर भी कर सकते हैं। और डीओटी ने जो टाइमलाइन दिया है उसके मुताबिक 26 जुलाई को सरकार 5G ऑक्शन को होल्ड करेगी। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, जो बड़ी काफ़ी समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि 5G कब देश में रियलिटी बनेगा, उसी के चलते कैबिनेट ने 5G ऑक्शंस को अप्रूवल दे दिया है और 26 जुलाई को 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस को होल्ड किया जाएगा।
तो 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से क्या बदलाव आएंगे, इस मसले पर हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी ने टेलीकॉम एक्सपर्ट संजय कपूर से बात की। चलिए इस मामले पर और चर्चा के लिए हमारे साथ टेलीकॉम एक्सपर्ट संजय कपूर जुड़ गए हैं। संजय सर, एक सवाल जो सबके मन में है, जो बात दानिश ने भी थोड़ी देर पहले कही कि 5G कब आएगा, 5G कब आएगा, अटकलें लगाई जा रही थी। अब यहाँ से क्या हम देख सकते हैं कि कुछ समय के अंदर आपको 5G रोल आउट दिख जाएगा? सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो था वो खत्म हुआ है और अब हरी झंडी दिखी है कि अब ऑक्शन हो। अब एक दफा जुलाई में ऑक्शन होंगे, स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसके बाद रोल आउट की डेफिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप किसको मानेंगे कि ये रोल आउट है और ये प्रॉपर रोल आउट है या सिर्फ ये टेस्टिमोनियल है। इसकी डेफिनेशन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर तो आप चाह रहे हैं कि कुछ लोग इसको यूज कर सकें, मोर ऑफ लेबोरेटरी कंडीशंस, और इसमें कुछ एप्लीकेशंस बड़ी बेसिक सी चल पाएं और 4G और 5G का जॉइंट इस्तेमाल हो उन यूज केसेस में, तो मेरे हिसाब से 5-6 महीने में आपको कुछ ऐसे ग्रीन शूट्स दिख सकते हैं। लेकिन अब 5G का अनुभव मेरे को बहुत सारे मुल्कों में है, डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ है। अगर वो देखना चाहते हैं कि आप कोरिया में क्या हुआ है और चाइना में क्या हुआ है और जापान में क्या हो रहा है, और अगर ऐसा लॉन्च देखना चाहते हैं जिसमें इंडिविजुअल्स को भी फायदा हो, इंडस्ट्री को भी फायदा हो, नेशन को भी फायदा हो, तो उसके लिए बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क रोल आउट चाहिए होगा, जिसमें मेरे हिसाब से थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। मेरे ख्याल 2-1 साल तो लगेंगे ही टू रीच दैट सॉर्ट ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ लॉन्च। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि 5G आ जाएगा, 5G आ जाएगा, लेकिन एक आम इंसान की हाथ में या मेरे जो इस समय हाथ में फ़ोन है उसमें 5G आने में एक तो समय, और मुझे याद है पिछली बार जब आपसे हमारी बात हुई तो आपने कहा था कि ये इतना इकोनॉमिकल नहीं रहेगा जितना हमें लग रहा है कि इस समय 4G हर इंसान के हाथ में डेटा है। तो वो कितना लंबा सफ़र है? देखिए, वो सफर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एक तो सबसे पहले अगर हम ऑपरेटर्स का सेंटिमेंट आज भी देखते हैं तो ऑपरेटर्स तो थोड़े नाखुश ही हैं कि ये प्राइस बहुत ज्यादा है और इस प्राइस पे अपनी रिटर्न्स बनाना इतना आसान नहीं रहेगा, ये सब समझते हैं। दूसरा, हम हमेशा अगर किसी का एग्जाम्पल देखते हैं कि किसने ऐसी सर्विस प्रोवाइड करी है जो अब इंडिविजुअल्स को और इंडस्ट्री को और नेशन को हेल्प कर रही है, तो मेरे हिसाब से अब चाइना काफी आगे उस रेस में पहुंच गया है। उनके पास 3.5 मिलियन साइट्स के करीबन है 5G की, और वो कह रहे हैं यहाँ से ट्रिपल क्वाड्रुपल होंगी, तो इसका मतलब बहुत डेंस कवरेज होगी। और वो करने के लिए ऑब्वियसली किसी को तो प्राइस पे करनी है, और कंज्यूमर जब तक वो प्राइस नहीं पे करेगा, अगर हमारे ऑपरेटर्स इतना खर्चा करेंगे और उसके बाद कंज्यूमर का आरपू वही रहेगा जो आज है, और उनके रेवेन्यूज में जो थोड़ा इजाफा होगा वो इतना ही होगा कि 5%, 7%, सिंगल डिजिट, तो मेरे हिसाब से ये रिटर्न 20 साल में आएगी नहीं कभी वापस, राइट? क्योंकि बहुत डेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है। मैं आपको मतलब एक एग्जांपल देता हूं। जो 5G है इसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है, दूसरा ये लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये तुरंत डिसीजन लेने के केपेबल है, विच इज 1/200th ऑफ अ मिली सेकेंड। और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अगर बहुत सारे डिवाइसेस जो जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं, आने वाले जमाने में एक इंसान के पास 20-30 इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइसेस से कनेक्टिविटी होगी। अगर ये मिलियंस ऑफ डिवाइसेस एक छोटे से दायरे में अगर यूज करने हो तो 5G इसको एनेबल करता है। अगर मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स लूं और मैं अगर लो लेटेंसी लूं और कोई लो लेटेंसी की एप्लीकेशन लूं, अगर वो चप्पा कवरेज नहीं है, जहां डार्क स्पॉट्स हैं, वहां लो लेटेंसी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या करेगा? ये तो मशीन है, ये कोई इंसान तो है नहीं जो बैल्कनी से बाहर झांक के भी अपनी कॉल पूरी कर लेगा। तो मशीन तो जहां पड़ी है वहां सिग्नल आना जरूरी है। सिमिलरली लो लेटेंसी के लिए डार्क स्पॉट 0 होने चाहिए। अब आज हमारे पास 2-2.5 लाख साइटें हैं हिंदुस्तान में, अगर एक ऑपरेटर एवरेज पे देखें। लेकिन अगर हमें चप्पा कवरेज करनी है तो हम शायद पहले शहरों में करेंगे, फिर शहरों से दूसरे शहरों में जाएंगे, फिर गांव में जाते जाते वक्त लगेगा, बिकॉज आपको बैकहॉल चाहिए, फाइबर का बैकहॉल चाहिए, स्पेक्ट्रम तो चाहिए जो अपफ्रंट मिल जाएगा। सो ये इस कार्य में टाइम लगेगा। ये 4G नहीं है, ये 5G है। इसकी एप्लीकेशंस बहुत डिफरेंट है। तो मेरे हिसाब से 4G और 5G इनिशियली साथ काम करेंगे, और बिल्कुल प्योर प्ले 5G जहां पे रियली सबके पास 5G के बेनिफिट्स आए, आई थिंक उसके लिए थोड़ा हमें
आश्वासन और पेशेंस रखनी पड़ेगी। सवाल मुझे आपसे संजय सर पूछना था कि एक तो जैसे बात हुई कि 5G हमारे फ़ोन में आना, दूसरा 5G के आने से अगर इंडस्ट्री के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए जो साइट्स हैं, जो फैक्ट्री साइट्स हैं जहाँ पे आज के ज़माने में रोबोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्या उनके लिए ये पहले ज़्यादा कारगर होगा? और थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं कि कैसे वहाँ पे बेनिफिट कर सकता है। दुनिया भर में जब 5G रोल आउट हुआ है तो सबसे पहले इसकी वो बेसिक एप्लीकेशन ही दिखी है हर जगह कि फास्ट इंटरनेट। आप कल तक 4G यूज करते थे, 4G की इतनी स्पीड थी, अब 10 गुना स्पीड है। लेकिन उस 10 गुना स्पीड के साथ अब आप, बिकॉज वो स्पीड इतनी ज्यादा है, आप 4K कंटेंट देख सकते हैं, आप 8K कंटेंट दे सकते हैं, हाई डेफिनेशन तो स्टैंडर्ड ही बन जाता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन खत्म हो जाता है। सो जो कंटेंट का फॉर्म फैक्टर है वो चेंज होने लगता है और ये AR VR जैसी एप्लीकेशन आने लगती हैं। बट द फैक्ट इज कि इसको मोनेटाइज कैसे करेंगे? अगर तो दुनिया भर में देखें तो आज वही प्राइस मिल रही है जो 4G की प्राइस मिल रही थी। अगर आप दुनिया में किसी भी ऑपरेटर, कोई ऑपरेटर ऐसा नहीं है जिसकी 20% रेवेन्यू बढ़ गया, किसी का 2%, किसी का 1%, कुछ कंट्रीज में 0.% में। तो कस्टमर अभी प्रिपेयर्ड नहीं है टू पे हायर प्राइस। और इंडिया में तो बहुत कम दरें हैं, हमारे पास तो बहुत मार्जिन है इंक्रीज करने का। अगर ये दरें बढ़ी नहीं, अगर ये आरपू बढ़ा नहीं, अगर ये टोटल रेवेन्यू ऑपरेटर्स का बढ़ा नहीं, तो ये जो 5G की इन्वेस्टमेंट है ये तो अभी 4G भी राइट ऑफ नहीं हुआ है। तो ऑपरेटर्स अपना कैसे वो करेंगे, रिटर्न्स कैसे जस्टिफाई करेंगे? सवाल संजय सर आपसे, जितना मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ, जो सेंस हमें निकल के आ रहा है कि बात अच्छी है, शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अभी भी चप्पे चप्पे 5G पहुंचने में समय लगेगा। और जो हम बात करते हैं कि हमारे फ़ोन पे, सबके फ़ोन में 5G होगा, वो एक लंबा सफ़र है। वो एक सम अप करके आप जरा हमें बताएं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक इनिशियली जैसे दुनिया भर में देखें आप, ये 5G का लॉन्च बहुत हेविली गवर्नमेंट्स ने पुश करा है, रेगुलेटर्स ने पुश करा है और ऑपरेटर्स के ऊपर प्रेशर रहा है, उन्होंने ये लॉन्च करा है। बट हमारे को प्रॉब्ली थोड़ी सी लेट एंट्री का कुछ फायदा होगा, बिकॉज हम सीख पाएंगे बाकी लोगों से और तब तक 5G के फोन्स भी प्रॉब्ली पेनिट्रेट होने लगेंगे। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट आई बिलीव 5G फोन्स की पेनिट्रेशन इंडिया में 12-13% के करीबन होगी। और आने वाले समय में जब सबके हाथ में 5G फोन होगा और सब जगह कवरेज होगी, तभी इसका बेनिफिट आ पाएगा। और क्या उस टाइम यूज केसेस होंगे? आप भी तो कंज्यूमर के लिहाज से भी तो देखिए ना। अगर मैं कंज्यूमर हूं और आप कह रहे हैं सिर्फ हाई स्पीड है, तो मैं बोलूंगा यार मेरी सारी एप्लीकेशंस तो 4G से हो जाती है, मुझे 5G क्यों चाहिए? और अगर आप बोलेंगे नहीं ये 5G के स्पेशल एप्लीकेशन है, तो आप ये भी तो एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं उसके लिए फालतू पे करूं। अब वो कब होगा, उसमें वक्त लगेगा। सो आपका एकदम अनुमान ठीक है that initially it'll be more ceremonial to say yes we have 5G available like in most parts of the world, और ये शहरों में शुरू में ज्यादा उपलब्ध होगा और फिर नेक्स्ट ग्रेड ऑफ सिटीज में जाएगा, फिर नेक्स्ट ग्रेड ऑफ सिटीज में जाएगा, फिर गांव में और हर जगह जाएगा। और वो एक लंबा सफर है। हमने 4G में देखा वो इतना लंबा सफर है, इसमें तो थोड़ा और वक्त लगेगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स भी तो सस्टेनेबल होने चाहिए। तो आई थिंक सरकार ने जो करना था, आई थिंक फ्रॉम अ कैश फ्लो पर्सपेक्टिव किया है। आई मीन ऑपरेटर्स को 20 साल हैं ये पे करने में, और भी उनको कैश के इंसेंटिव्स दिए हैं। बट एंड में पीएनएल और बैलेंस शीट तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता ना। मेरी पीएनएल एंड बैलेंस शीट तो हैज टू स्पीक फॉर इटसेल्फ, और उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा धीरे धीरे रोल आउट करना पड़ेगा। एक साथ रोल आउट करने की मेरे हिसाब से किसी में क्षमता नहीं है, और दो ही ऑपरेटर्स हैं जो ये रोल आउट करेंगे, जियो और एयरटेल, और किसी ऑपरेटर की इस टाइम पे तो क्षमता नहीं लगती है रोल आउट करने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी तफसील से हमें इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए। चलिए रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर। अब आप स्पाइस जेट की फ्लाइट में सफ़र के दौरान भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे। जी हाँ, स्पाइस जेट ने अपने इस फ्लाइट एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म स्पाइस स्क्रीन पर स्काई मॉल सर्विस लॉन्च कर दी है। आखिर कैसी है स्पाइस जेट की ये नई सेवा, बता रहे हैं 18 स्वदेश के संवाददाता समीर दीक्षित। 36,000 फीट पे आप हवाई यात्रा कर रहे
हूं और आप ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस का मज़ा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये संभव है क्योंकि इसके लिए स्पाइसजेट एयरलाइन ने स्नैपडील जो कि ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल है उसके साथ में करार किया है। और पूरा स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि जब आप स्पाइसजेट की डोमेस्टिक फ्लाइट में हवाई यात्रा कर रहे होंगे तो आपको एक कैटलॉग मुहैया कराया जाएगा जिसमें से आप तमाम प्रोडक्ट्स जो उसमें होंगे उसमें से आप अपनी पसंद का प्रोडक्ट चुन सकते हैं। वैरायटी बहुत लंबी चौड़ी है, मसलन ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अपैरल्स, ज्वेलरी आइटम्स, अलग अलग किस्म की ये तमाम प्रोडक्ट्स उसमें दिए गए होंगे। उसमें से आप उसको चुन सकते हैं जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं और एक बार आपका ऑर्डर कंफर्मेशन होने के साथ ही वो ऑर्डर लॉक कर लिया जाएगा जब एयरक्राफ्ट ज़मीन पर आ जाएगा और उसके बाद में वो ऑर्डर आपके घर पर पैन इंडिया कहीं पर भी आपके घर वो पहुंचाया जाएगा। तो इसके जरिए स्पाइसजेट दो तरीके से प्रयास कर रहा है। एक तो ये कि वो अपने नॉन फेयर रेवेन्यूज़ को बढ़ा सके और साथ ही जो स्पाइसजेट के मुसाफिर हैं उनकी यात्रा अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। तो इस दिशा में स्पाइसजेट ने स्नैपडील के साथ करार किया है। जाहिर तौर पे अगर आप आने वाले समय में स्पाइसजेट की फ्लाइट में यात्रा कर रहे होंगे तो आप 36,000 फीट पर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। जीएसटी दरों में कटौती और स्लैब मर्जर के प्रस्ताव और दरों में कटौती को लेकर 17 जून को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक के एजेंडे की पूरी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियादर्शी यहां पर जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताएं क्या है डिटेल्स? देखिए, जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन के मसले पर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ है उसकी एक अहम बैठक 17 जून को होने जा रही है। 2:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर करेंगे। इस जीओएम का गठन इस बात के लिए हुआ है कि जीएसटी का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है दरों से संबंधित उसमें उसका फ्यूचर रोड मैप क्या हो, उसमें किस तरह के बदलाव जो है वो किए जाए। जीओएम के सामने जो प्रस्ताव है उसमें सबसे अहम ये है कि जीएसटी स्ट्रक्चर में किस तरीके से बदलाव किया जाए। कुछ प्रोडक्ट्स जो कि निचले स्लैब में है क्या उनको हायर स्लैब में डालने की जरूरत है, जो हायर स्लैब के प्रोडक्ट्स हैं क्या उनको निचले स्लैब में डालने की जरूरत है। साथ ही साथ कई ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है यानी कि जिस पर जीएसटी नहीं लगता है क्या उनको जीएसटी के दायरे में लाने की जरूरत है। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर जीएम को विचार करना है और अपनी सिफारिशें जो है वो जीएसटी काउंसिल को सौंपनी है। इसके अलावा एक और अहम मसला है वो है जीएसटी स्लैब के मर्जर से संबंधित। इस बात पर चर्चा चल रही है कि जो 12% का स्लैब है और जो 18% का स्लैब है उन दोनों को मिलाकर 15% का स्लैब बना दिया जाए। इस पर भी जीओएम को आपस में विचार करना है और फिर सिफारिशें जीएसटी काउंसिल को सौंपनी है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से महंगाई का आलम इस वक्त देश में है, क्या ऐसे समय में जीएसटी दरों में बड़े पैमाने पर बदलाव कर पाना संभव होगा। ये भी एक अहम मसला है जिस पर जीओएम को विचार करना है। साथ ही साथ अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, ज्यादातर जो प्रोडक्ट है वो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने के आइटम्स हैं, क्या उनको जीएसटी में इस वक्त लाया जा सकता है और अगर लाया जाएगा तो फिर महंगाई में और बढ़ोतरी की संभावना जो है वो बन सकती है। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर जीओएम को चर्चा करना है और इस बात पर भी सहमति बनानी है कि क्या कुछ और वक्त तक दरों में बदलाव से संबंधित जो प्रस्ताव है उसके लिए इंतजार किया जा सकता है। पढ़ाई के लिए यूरोप जाने वाले छात्रों को वीजा में देरी का सामना करना पड़ रहा है। कोविड के दौरान फ्रांस, यूके, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के दूतावासों के ज्यादातर कर्मचारी अपने अपने देश जा चुके हैं और उनमें से कई अब तक लौटे भी नहीं हैं। इसका खामियाजा उन भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है जो यूरोपियन देशों की यात्रा करना चाहते हैं। अगर आप भी फ्रांस, यूके, डेनमार्क या स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी में हैं तो आपको ये तैयारी कई महीने पहले ही शुरू करनी होगी, क्योंकि फिलहाल इन सभी देशों के वीजा के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स हो या टूरिस्ट, टिकट बुक कराने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि वीजा के लिए हफ्तों देरी हो रही है। वीजा और पासपोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालने वाली VFS ग्लोबल के मुताबिक भारत में अब रोजाना 20,000 से ज्यादा वीजा एप्लीकेशंस आ रही हैं, यानी प्री कोविड के स्तरों के करीब। लेकिन इतनी संख्या के लिए एम्बेसी में स्टाफ पर्याप्त नहीं है। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक इन देशों के लिए डिमांड में भी 20% का उछाल आया है। पिछले साल 2022-21 में जून एंड सितंबर महीनों के बीच काफी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे वीजास के लिए। स्टूडेंट एक्सेप्टेंस भी काफ़ी था बहुत सारे कंट्रियों में जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है वो इस साल भी 22 में भी इन्हीं महीनों के बीच, जून से अक्टूबर के बीच काफ़ी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे
डिमांड काफ़ी हाई रहे। हमारी प्रिपरेशन रही है कि सारे जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उनको उन्हें अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी मिले। पिछले 2 साल से कई छात्रों ने विदेश में पढ़ाई के सपने को होल्ड पर रखा था, लेकिन अब महामारी के बाद जैसे ही देशों में एंट्री फिर शुरू हुई है, स्टूडेंट्स फिर पढ़ाई के लिए वीजा का आवेदन दे रहे हैं। वहीं ऐसे ट्रैवलर्स जो यूरोप जाने का प्लान पिछले 2 साल से कैंसिल कर रहे थे, उनकी ओर से भी डिमांड बढ़ी है। लेकिन कई एम्बेसी में कोविड के दौरान स्टाफ वापस अपने देश लौट चुके थे और इस कमी की वजह से भी वीजा देने में देरी हो रही है। डेनमार्क ने भारत से वीजा एक्सेप्टेंस 1 जुलाई तक रोका हुआ है। अमेरिका के लिए वीजा इंटरव्यू अब तक शुरू नहीं हुए हैं और ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक अगर इसमें तेजी भी आए तो ये सितंबर से पहले नहीं शुरू होंगे। फ्रांस में भी बैकलॉग की वजह से वीजा मिलने में समय लग रहा है। या बॉर्डर्स मोस्टली सारे कंट्रीज ने खोल दिया है तो एकदम रश पड़ गया है, जिसकी वजह से ये एम्बेसियों संभाल नहीं पा रही हैं सारा रश। पहली बात तो ये है, दूसरी बात क्योंकि एकदम ये इकट्ठा आ गया है तो इसलिए भी नहीं संभाल पा रही हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उन्होंने अपना स्टाफ, क्योंकि लॉकडाउन था, सारा स्टाफ उनके वापस चले गए जहाँ को भी वो बिलोंग करते थे। वीजा में देरी की वजह से कई लोगों को अपना ट्रैवल प्लान टालना पड़ा है, क्योंकि गर्मियों के सीजन को भारत में हॉलिडे सीजन माना जाता है। तो जो लोग विदेश यात्रा का प्लान बना रहे थे वो अब दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और मालदीव्स का रुख कर रहे हैं। वीजा में देरी चिंता का विषय बन रही है, क्योंकि समय पर मंजूरी ना मिलने या पासपोर्ट वापस ना आने पर पहले से बुक की गई टिकट्स कैंसिल करनी पड़ रही हैं और कैंसिलेशन चार्जेस भारी पड़ रहे हैं। खुशबू तिवारी, ET नाउ स्वदेश। रुक करेंगे अहम खबर की ओर और ऐसी खबर जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। जी हाँ, बात हो रही है आज देर रात यूएस फेड के फैसले की, जो आने वाला है। फैसले में ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़त की आशंका भी जताई जा रही है। यूएस फेड के फैसले और पूरी दुनिया, खासकर भारत पर पड़ने वाले इसके असर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जूलियस बैर वेल्थ एडवाइजर्स के नितिन रहेजा भी जुड़ गए हैं। नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इस खास पेशकश में शिरकत की है। तो देखिए, पूरी दुनिया की निगाहें यहाँ पर फेड के बैठक के आउटकम पर हैं और अलग अलग तरह के समीकरण यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो निकल के आ सकते हैं, 50 बेसिस पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट। लेकिन जो तमाम रिपोर्ट्स फिलहाल कह रही हैं, जो मेरे ख्याल से आप भी विस्तार से समझाएंगे इस चर्चा में, 95% चांसेस 75 बेसिस पॉइंट इजाफे की ही है और अगर ऐसा होता है 1994 के बाद ये सबसे बड़ी बढ़त होगी जो यूएस फेड करेगा। साफ तौर से जो शुक्रवार को चिंताजनक महंगाई के आंकड़े आए थे, लगभग 8% 41 साल के हाई पर, उसी को देखते हुए 75 बेसिस पॉइंट, आपका दाव क्या कहता है? तो हमारा भी मानना यही है कि अगर आप बाय एंड लार्ज देखें तो ये 75 बेसिस पॉइंट की बात चल रही है मार्केट में। देखिए, लार्जर पॉइंट ये नहीं है कि ये 50 होगा या 75 होगा। अगर 50 होता है तो अगर आपको शायद एक रिलीफ रैली मिल जाए। लार्जर पॉइंट ये है कि जैसे कि हमने देखा है काफी सालों से, अगर आपको स्टिमुलस देना होता है तो बड़ा स्टिमुलस देना होता है, इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ते हैं तो बहुत, तो ये एक एक्सट्रीम्स की एक सिचुएशन हो चुकी है दुनिया में। तो इसके चलते हुए अगर फेड को महंगाई के दर को नीचे ले आना है तो उसको एक अग्रेशन दिखाना होगा और उसके चलते हुए शायद ये 75 बेसिस पॉइंट हाइक हो। पर ये एंड नहीं होगा, हमारा मानना है, शायद, क्योंकि ये बहुत सारा फ्रंट लोडेड हो रहा है। पूरे जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स जो है फ्रंट लोडेड हो रहे हैं। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये समझना है कि जब फेड रेट हाइक्स करती है वो चाहती है कि कैलिब्रेटेड मैनर में हो, जैसे कि इकोनॉमी पे स्लो डाउन ना आए और रिसेशन ना हो। पर ये कौन सी एक रेट हाइक है जो आगे चल के उस टिपिंग पॉइंट से पे ले जाती है, कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा मानना है कि असल में वाकई में यही था कि क्या उस हद तक ये पहुंच चुका है कि महंगाई को काबू में लाने के लिए इकोनॉमी को रिसेशन में ढकेलना होगा? तो ये फेड की कोशिश तो ये रहेगी कि नहीं हो ये, पर सेंट्रल बैंकर्स सालों से हमने देखा है कि वो
ये माइक्रो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इकोनॉमी एक बहुत ही अलग किस्म का एनिमल है। तो मेरा मानना है कि 75 बेसिस पॉइंट से तो रिसेशन होगा। इसके चलते हुए अगर महंगाई नीचे नहीं आई और ब्याज दर अग्रेसिवली घटाना पड़ा, तब आपको रिसेशन के साइंस नजर आएंगे। तो ये इस करंट रेट हाइक से हमें नहीं लगता कि भाई यूएस में रिसेशन चालू होगा। लेकिन जैसे कि आपने शुरुआत में ही साफ कर दिया कि ये सिलसिला तो यहाँ पर थमने वाला है नहीं। देखिए, तमाम चीज़ें अगर हम 10 इयर्स बॉन्ड की बात करें, जहाँ पर 2011 के बाद 30 बेसिस पॉइंट के बाद लगभग 3.48% की दर दिखाई दे रही है, और ट्रेजरी यील्ड्स की बात करें जो 2 साल की 40 BPS 2007 के बाद ये बढ़ी है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कितने कड़े कदम वहाँ पर उठाए जाएंगे और उसका किस तरह का इम्पैक्ट हमारे देश पर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई से तो केवल एक इकोनॉमी नहीं जूझ रही है, ये तो ग्लोबल मुसीबत सबके लिए बन गई है। हम भी यहाँ पर ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। क्या कुछ आप देखेंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी यूएस फेड की? आपकी निगाहें किन किन बातों पर रहेंगी? क्या आप बैलेंस शीट पर भी फोकस करेंगे? देखिए, मेरा मानना ये सिंपल है कि एक एट अ लार्जर लेवल हमको एक ट्रेंड समझना है, बहुत जरूरी है। और वो ये है कि जो 14 साल का फेज था पोस्ट 2008, जबकि फेड्स और सेंट्रल बैंक्स पूरी दुनिया के लिक्विडिटी इन्हांसमेंट कर रहे थे और फोकस था कि इकोनॉमी स्लो डाउन ना हो। अब पूरा फोकस अलग हो चुका है। पूरा फोकस इकोनॉमी स्लो डाउन पे नहीं है, पूरा फोकस है कि इन्फ्लेशन को कैसे नीचे लाया जाए। तो इसके चलते हुए वो ग्रोथ को सैक्रिफाइस करने पे के लिए रेडी हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट ग्लोबली रहेगा वो ये रहेगा, एक तो जो रिस्क एसेट्स है ग्लोबली, राइट, और इमर्जिंग मार्केट्स को एक रिस्क एसेट माना जाता है, उस पे जो फ्लोज आउटफ्लो जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ FII सेलिंग की, वो कंटिन्यूस रहेगी। दूसरा ये रहेगा कि इमर्जिंग मार्केट्स करेंसी को अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए उनको, और प्लस जो इन्फ्लेशन कमेंसरेट यहाँ पे हो रही है, उसके लिए यहाँ पे भी ब्याज के दर बढ़ाने ही होंगे सेंट्रल बैंक्स को यहाँ भी। तो इसके चलते हुए तो एक ग्लोबल स्लोडाउन का जो एक जो डायरेक्शन है वो क्लियरली एक तरह से नजर आ रहा है। पी कंप्रेशन का जो एक दूसरा बड़ा स्टोरी है वो क्लियरली नजर आते हुए दिख रहा है। रिस्क एसेट्स जैसे कि आपको बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी नजर आए, या काफी सारे जो इंटरनेट या .com कंपनीज थी, उनकी जो वैल्यूएशंस थी, वो वहां पे कंप्रेशन और वहां पे डिफिकल्टी ऑफ फंडिंग नजर आता है। इसके तो ये 3-4 बड़े ट्रेंड्स हैं जो हमें नजर आते हैं। अब भारत के बाजारों का हाल, 75 बेसिस पॉइंट अगर यहाँ पर इजाफा किया जाता है तो आपको दशा और दिशा कैसी मुड़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो हमारे जो बाजार है वहाँ पे काफी सारा करेक्शन आ चुका है। निफ्टी में आपको नहीं नजर आता, पर अगर आप ब्रॉड मार्केट को देखें, चाहे अगर आप CNX 500 को देखें, तो वहां पे ऑलमोस्ट 75% ऑफ जो कंपनीज है वो 20% से लेते हुए 80% तक करेक्शन दिखा चुकी है। जो निफ्टी है वहां पे क्योंकि ऑयल एंड गैस का ज्यादा वेटेज है और फाइनेंशियल्स का ज्यादा वेटेज है, वहां पे करेक्शन कम नजर आते हुए देखा। बट मेरा मानना है कि अगले क्वार्टर में मार्केट्स में पता चल जाएगा कि कितना इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है और किस रेट से होने वाला है। इससे तो ये नेक्स्ट क्वार्टर में मुझे लगता है कि मार्केट में जितनी कंसोलिडेशन या करेक्शन है वो हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वार्टर तक आप कह रहे हैं, चलिए। लेकिन इसके अलावा हमारे बाजारों के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए सिल्वर लाइनिंग, एक आशा की किरण आपको क्या लगती है? देखिए, समस्या तो ग्लोबल है, ठीक है, क्या हमारे पास निजी तौर पर उतना दमखम है कि हम इस समस्या से निजी तौर पर उबर पाएं? नहीं, बिल्कुल। अगर आप देखें, चाहे कितने भी क्राइसिस हो चुके हो, चाहे 2008 का क्राइसिस था, या चाहे आपने फिर वो एशियन क्राइसिस देखा लेट 90s में, या अब कोविड देखा, क्योंकि हमारा जो बाजार है और इकोनॉमी है वो एक ज्यादा इनवर्ट फोकस्ड इकोनॉमी है, ज्यादा डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है। और क्योंकि हमारे जो कलेक्शंस इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस इतने हेल्दी रहे हैं ये साल में, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी
काफी स्ट्रांग रही है कैपिटल, जिससे जॉब क्रिएशन हुआ है और जिसके हिसाब से डिमांड भी हुआ है ऑन द ग्राउंड। तो मेरा मानना है हम एक किस्म से बेटर प्लेस्ड हैं इस क्राइसिस को आज के तारीख में डील करने के लिए ऑन एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। ऑन द मार्केट पर्सपेक्टिव अगर आप देखें क्लियरली जो ग्लोबल सेलिंग रही है वो काफी इंटेंस रही है। इस किस्म की सेलिंग हमने बहुत सालों में नहीं देखी है और जो रिलेंटलेस कंटिन्यूस। फॉर्चुनेटली हमारा जो डोमेस्टिक सेविंग रेट है, जो मनी इक्विटी में गया है, उसको काउंटर कर चुका है। तो मेरा मानना ये है कि एज एन इकोनॉमी वी आर बेटर प्लेस्ड। एज अ मार्केट शायद हमको पेन थोड़ा टाइम और नजर आए, पर ओवरऑल आई थिंक इंडिया is much better placed than compared to a lot of other economies. तो कह सकते हैं धरोहर मजबूत है, लेकिन तेज हवाओं का सामना करने के लिए थोड़ा सा टिका रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, समय निकाला आपने हमारी इस बेहद खास पेशकश के लिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की। मुंबई और दिल्ली दोनों महानगरों में कोविड के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो दिल्ली में 1375 नए मामले दर्ज किए गए हैं। मुंबई की बात करें 2293 नए मामले सामने आए हैं। पूरे महाराष्ट्र को अगर देखें तो यहाँ मामले 4000 को पार कर गए हैं। कोरोना की तेज चाल पर बात करने के लिए हमारी सहयोगी, दरअसल 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से इला काजमी हैं, मुंबई से अभिषेक अवस्थी हैं। और अभिषेक, आपके पास आएंगे। सबसे पहले बताएं, मुंबई और पूरे महाराष्ट्र का हाल कोरोना को लेकर कितना चिंताजनक है? महाराष्ट्र में लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 4024 केसेस आज नए केसेस महाराष्ट्र राज्य में आए हैं, जिसमें से 2300 के लगभग केसेस मुंबई में आए हैं। वहीं 2 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मृत्यु भी हुई है। और वहीं साथ में आपको बता दें कि BA.5 वेरिएंट, जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस का आया है, उसके भी 4 नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं, जिनमें से एक मुंबई, एक थाने, नवी मुंबई और पुणे में पाए गए। वहीं अगर पूरे टोटल केसेस की बात करें तो 13,000 से ज़्यादा केसेस मुंबई में है और 19,000 केसेस लगभग पूरे महाराष्ट्र में बताया जा रहा है। वहीं एक नया हॉटस्पॉट बनता हुआ थाने नज़र आ रहा है, जिसमें 3,000 के पार केसेस जाते हुए दिख रहे हैं। वहीं साथ में कंटेनमेंट मेजर्स की अगर बात करें तो टेस्टिंग बढ़ाई जा चुकी है। बूस्टर डोज लेने की कवायद लोगों से कॉन्स्टेंटली अपील की जा रही है। वहीं राज्य के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने फिर एक बार अपील कर मास्क का पालन करने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी है। वहीं जिस तरीके से देखा जाए तो डेथ रेट, हालांकि जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं उस रफ्तार से डेथ रेट एकदम कम के ना के मुताबिक है। इसके लिए सरकार वेट एंड वॉच मोड में नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके से कोविड टास्क फोर्स ने चेताया है, आने वाला समय बहुत गंभीर होगा, केसेस लगातार बढ़ते जाएंगे। हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना ज़रूरी है और मास्क ज़रूर पहने। अभिषेक, इला भी हमारे से जुड़ गई हैं। इला, बताएं दिल्ली में स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल कविता, दिल्ली में स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि पिछले 1 महीने के बाद ऐसा हुआ है कि कोरोना के आंकड़े 1000 के पार पहुंचे हैं। और अगर आज की बात की जाए तो आज दिल्ली में लगभग 1375 मामले दर्ज किए गए हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी लगभग 7% से ऊपर जा चुका है। तो ये बेहद चिंता की बात है और लोगों को एहतियात इसीलिए बरतनी होगी, क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले 1 महीने में केसेस नीचे गए, लेकिन एकदम से ये फिर से उठ रहे हैं जो केसेस। और कल 2 मौतें भी हुई थी कोरोना के चलते। और ऐसे में जो सरकार है उनका भी कहना है कि अभी फ़िलहाल डेथ रेट्स उतने नहीं हैं, लेकिन केसेस का बढ़ना एक चिंताजनक विषय है राजधानी दिल्ली के लिए। और लोग यहाँ पर एहतियात भी उतनी नहीं बरत रहे हैं। अगर मैं बताऊँ तो ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। ग्राउंड रियलिटी चिंताजनक है, जो लोग हैं वो अभी भी मास्क को लेकर के, कोरोना के नियमों को लेकर के लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन ये जो नया वेरिएंट है BA.5, अगर इसी तरह से रहा, तो अगर इसी तरह से लापरवाही उनकी जारी रही तो एक बार फिर से कोरोना
का बढ़ने का खतरा एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में मंडराएगा और वो तस्वीरें शायद हम भूल भी नहीं सकते जो तस्वीरें पिछले वेरिएंट में, डेल्टा वेरिएंट में हमने देखी थी कि लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, बेडों के लिए तड़प रहे थे। तो ऐसे में ये चिंताजनक बात है और सरकार ने कहा है कि उन्होंने बूस्टर्स डोज भी बढ़ाए हैं और जो वैक्सीनेशन की कवायद है वो भी तेज़ करी है। अब ये लोगों पर भी निर्भर रहता है कि वो कितना अपने आप को सुरक्षित रखते हैं कोरोना से और कितना कोरोना के नियमों का पालन करते हैं। जी, मंजर फिर से ना रिपीट हो, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मास्क लगाकर बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बूस्टर डोज लेने में लापरवाही ना करें। अभिषेक, आप और इला, आप धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और आप भी अपना ख्याल रखें, एहतियात बरतें। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पर रणनीति तैयार। यहाँ पर तैयार करने के लिए ममता बनर्जी की पहल पर आज एक बैठक हुई है और बैठक में 17 दलों के नेता पहुंचे। हालांकि बैठक में साझा उम्मीदवार खड़ा करने पर सहमति बनी, लेकिन ममता बनर्जी की बुलाई बैठक में यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी और टीआरएस जैसे दल के ना पहुंचने से 2017 जैसा ही हाल नजर आया। लेकिन ममता अपनी कोशिशों में हालांकि जुटी हुई हैं। I personally, even all the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. Unanimously. If Sharad Pawar is agreed is okay, but he said he is not interested. But then we will do. So when he is not, if he is agreed, everybody will give him support. तो ममता की मीटिंग में हुए मंथन के बाद विपक्ष यहाँ पर साझा उम्मीदवार खड़ा करने पर सहमत हो गया है, लेकिन शरद पवार ने खुद को इस रेस से अलग कर लिया है। अब फारूक अब्दुल्ला के नाम पर विचार होने की खबर है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के मुद्दे पर ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर भी यहाँ पर बातचीत की है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर चल रही राजनीतिक कवायद पर तमाम अपडेट्स गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी दे रहे हैं। एनसीपी नेता शरद पवार का नाम एक बार फिर से विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार की बैठक में सामने आया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने दोबारा से राष्ट्रपति बनने के नाम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इसके अलावा विपक्ष की इस बैठक में गोपाल कृष्ण गांधी और साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला का भी नाम संदर्भ के तौर पर आया। हालांकि विपक्ष की दोबारा एक और बैठक 21 जून को हो सकती है, जहां पर फाइनल मुहर लग सकती है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए किसका नाम विपक्ष की तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा। आज दिल्ली में ममता बनर्जी के बैनर तले एक बैठक बुलाई गई थी विपक्ष की तरफ की, जिसमें टीएमसी समेत 17 राजनीतिक दल शामिल हुए। अगर बड़े विपक्षी दलों की बात करें तो इसमें अखिलेश यादव, एचडी देवेगौड़ा, आरजेडी, आरएलडी और ऐसी तमाम कुल 17 पार्टियां शामिल हुई। इस बैठक में कहा गया कि मोदी सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर दुखना है और ऐसे में यह जरूरी है कि विपक्ष भी अपना एक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार दे। हालांकि लगभग ये तय है कि विपक्ष के पास संख्या बल न होने की वजह से उसे उम्मीदवार अपना जिताना मुश्किल हो सकता है। उसके बावजूद विपक्ष लगातार एकता दिखाकर ये दिखाना चाहता है कि एक बड़ी शक्ति, राजनीतिक शक्ति जो है वो बीजेपी के खिलाफ लगातार अपना तेवर दिखा रही है। फिलहाल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई बैठक में जो महत्वपूर्ण बात निकल कर यही आई है कि शरद पवार के नाम को लेकर सभी दलों में एक सहमति बनती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन अभी भी शरद पवार खुद को राष्ट्रपति पद के चुनाव में नहीं उतारना चाहते हैं। भारतीय वायुसेना अग्निपथ को लॉन्च करने को लेकर पूरी तरह से तैयार है और अग्निवीरों के सिलेक्शन की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। युवा अग्निवीरों के आने से वायुसेना को काफ़ी फायदा होगा और ये कहना है वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह का। एयर मार्शल संदीप सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी संजय चौधरी ने। हमारे डिस्कशंस मिनिस्ट्री के साथ, तीनों सर्विसेज के काफ़ी समय से चल रहे थे, तो हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं एंड हम उत्सुक हैं कि इसको जल्दी से जल्दी लॉन्च करें। इसमें पहले सिलेक्शन कैसे होगा उसके लिए पूरी तैयारी तकरीबन हो चुकी है। इसके बाद इनको हम ट्रेन कैसे करेंगे सो दैट ये 4 साल के लिए इनके लिए जो कैसे डिप्लॉय करेंगे
उसके लिए भी काम हो रहा है और हम रियली एक्साइटेड है कि ये यंगर प्रोफाइल के पीपल जो टेक्नोलॉजी सेवी हैं, जिनको एयरफोर्स की और भी ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे साथ काम करेंगे। देखिए, ये तो फिटमेंट का भी बात है, ईथॉस, एयरफोर्स का एक ईथॉस है, तो ये कैसे फिट करेंगे इन लोग, ये समझा दीजिए। एयरफोर्स का ईथॉस, उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, सबको पता है एयरफोर्स सबसे यंग सर्विस है। सो इसमें ये जो यंग मोटिवेटेड टेक्नोलॉजी सेवी लोग जो आ रहे हैं, अग्निवीर, ये तो ऑटोमेटिकली हमारे इथॉस में फिट हो ही जाएंगे, तो इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। एयर पावर आपको पता है वैसे भी स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ही मेन फैसेट्स हैं हमारे एयर पावर के, एयरफोर्स के, एंड उसके लिए भी यंग लोग के पास ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा फिटनेस है। सो ये ऑटोमेटिकली ये एक करेक्ट बैलेंस बनेगा इन यंग लोगों का और एक्सपीरियंस लोगों का, जो अनुभवी, जो हमारे जो रेगुलर कार्डर वाले होंगे, और इस करेक्ट बैलेंस के साथ हमारी ऑप पोटेंशियल और भी ज़्यादा होगी, इसका मेरा पूरा विश्वास है। ये ऑपरेशन एरिया में आप प्लेस करेंगे ये अग्निवीर को? बिल्कुल। एक्चुअली आपको पता है एयरफोर्स के लिए, और मैं उससे ज़्यादा कहना चाहूँगा हमारी थल सेना, आर्मी के लिए, जो हमारी फॉरवर्ड एरिया है, आई थिंक दुनिया के सबसे ही डिफ़िकल्ट फॉरवर्ड एरियाज़ हैं, एंड उसमें यंगर लोग का जाना हमारे लिए और भी लाभदायक होगा। सो इनिशियल ट्रेनिंग जो मैंने बताई है आपको, वो 1 साल से कम होगी, उसको हम कम कर रहे हैं और मोर टफ कर रहे हैं, और उसके बाद एयरफोर्स उनको हर एक फॉरवर्ड एरिया में जहां हमारे लोग तैनात हैं वहां भेजेंगे। अंत में नौकरी मिलेगा इन लोग का रिटायरमेंट के बाद? फौज में तो इनको मिलेगा ही, कई लोग ज्वाइन करेंगे, और बाहर मेरे ख्याल से तो इनकी जो वो है अट्रैक्शन नौकरी के लिए और भी बढ़ जाएगा। आपको पता है फौज में जो स्किल सेट्स दिए जाते हैं वो और कोई नहीं दे सकता। इसके अलावा देश प्रेम की भावना, कर्तव्य निष्ठा, लीडरशिप, टीम वर्क, ये सब जो चीज़ें हैं, आई थिंक कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकता। सो ये जब यहाँ से जाके वापस सोसाइटी में जाएंगे, मेरे ख्याल से लोग दौड़ के आएंगे, और आप सुन भी रहे हैं इंडस्ट्री इतनी उत्सुक है इनको लेने के लिए। ऑलरेडी मैंने भी बातचीत की है, एंड दे आर वेटिंग फॉर दिस, दैट अग्निवीर टू जॉइन देम, एंड दे विल टेक। एंड मेरे ख्याल से इनमें खुद एंटरप्रेन्योर बनने की भी क्षमता है, और होगी जब ये छोड़ के जाएंगे एयरफोर्स को या बाकी सेनाओं को। थैंक यू वेरी मच। चलिए, इसी के साथ स्वदेश वार में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार। वो जो हारना नहीं जानते, हर क्षेत्र को साथ लेके आगे बढ़ते हैं, ऊंचाइयों को छू के पीछे नहीं देखते। मंजिल सिर्फ एक, देश का विकास तेजी से, वो गूंज है इंडिया की। हमारे साथ बनो जागरूक, समझदार और काबिल। ET नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। बेबी, क्यों ना हम शादी कर लें? शादी? आई लव यू वेरी मच, बट आई थिंक वी आर ऑन लेवल 2। लेवल 2? हाँ, जैसे ये फ्रैपेचिनो है ना, there's चॉकलेट सॉस, देन whipped क्रीम, लेवल 2। अभी तो नीचे कैरेमल है, आइसक्रीम है, कॉफी है। ये तो सिर्फ घुमा रहा है। कमिटमेंट करने के लिए करनी पड़ती है सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। जब रिफ्रेश करना हो मूड तो करो यूज एंगेज ऑन पॉकेट परफ्यूम्स। ब्रेकिंग न्यूज, देश का नया हिंदी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नव भारत लेके आ रहा